डियर स्टूडेंट्स, मैं LR बर्चिया फ्रॉम फिजिक्स वाले चैनल। आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फिनोमिना सेल्फ इंडक्शन के बारे में समझने जा रहे हैं। क्या आपने कभी जैसे आप अपने घर का स्विच ऑफ करते हो, कमरे में कोई लाइट जल रही थी, आपने उसका स्विच ऑफ किया तो स्विच के दोनों पॉइंट्स के बीच जो गैप होता है वहाँ से कभी चिंगारियाँ निकलते हुए देखी है, अनुभव किया है? और यदि ऐसा देखा है तो क्या आपने कभी सोचा कि ये स्पार्किंग क्यों निकला? भाई उस स्पार्किंग के लिए तो बड़ा हैवी करंट उस सर्किट में फ्लो होना चाहिए। एक बड़ा हैवी करंट उस स्विच के दोनों पॉइंट्स के बीच में बहना चाहिए। दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है? एयर। और एयर क्या होता है? इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो एयर गैप बन जाता है कि भाई ये स्विच है, तो स्विच में ऐसे दो पॉइंट होते हैं और इन दो पॉइंट के बीच को जो गैप है उसे एक रॉड से या एक प्लेट से कंप्लीट किया जाता है। अब इधर सर्किट बनी हुई है आपका, इधर कोई बल्ब लगा हुआ है। तो स्विच ऑन है, करंट फ्लो हो रही है और बल्ब आपका जल रहा है। लेकिन जैसे आप स्विच को ऑफ करते हैं तो ये जो रॉड या जो प्लेट है वो ऐसा ऊपर आ जाता है, तो बीच में एयर गैप आ गया और इस एयर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, यानी सर्किट ओपन हो गया। अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो बल्ब का जलना भी बंद हो जाता है। तो इस एयर गैप से जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं एक स्पार्किंग निकलती है। इसका मतलब हुआ कि इस एयर गैप में बड़ा हैवी करंट फ्लो हुआ, इतना हैवी करंट कि बहुत सारा हीट जनरेट हुआ और उस हीट के कारण एक क्षण के लिए स्पार्किंग बाहर आया, लाइट बाहर निकला, चिंगारियाँ बाहर निकली। तो एयर गैप से होकर के इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना ये तभी पॉसिबल होगा जब वो एयर गैप इंसुलेटर से कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंसुलेटिंग मीडियम का या डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ा है कि एक जो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक मैक्सिमम वोल्टेज तक के लिए ही वो इंसुलेटर रहता है। जैसी वोल्टेज उससे ज़्यादा बढ़ता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर से कंडक्टर में बदल जाता है। तो जितने मैक्सिमम वोल्टेज तक एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर बना रहता है उसको कहते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके लिए वो इंसुलेटर ही बना रहता है। लेकिन जैसी पोटेंशियल डिफरेंस उससे ज़्यादा होता है तो वो जो मीडियम इंसुलेटर था वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू आयोनाइजेशन। फिर वहाँ आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन अलग होने शुरू हो जाते हैं और आयोनाइज हो जाता है तो चार्ज्ड मीडियम में बदल जाता है। और चार्ज्ड मीडियम जो है जिसमें कि पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, सब चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो एक इंसुलेटर नहीं कंडक्टर होगा और उस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा। बस इसी प्रोसेस से आसमान से जो बादलों से जो बिजली है वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। कि क्लाउड जब एयर में बहता है, फ्लो होता है, तो एयर के साथ उसका फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन के कारण वो क्लाउड जो है वो चार्ज होता चला जाता है। अब वो क्लाउड जैसे जैसे बादल जैसे जैसे घूमता है, एयर के साथ उसका फ्रिक्शन होते रहता है, उसका चार्ज बढ़ता चला जाता है और जब उसका चार्ज बढ़ता चला जाता है तो उसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता चला जाता है।
और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाती है तो उसके चारों ओर का जो एयर है वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और उस कंडक्टिंग एयर के थ्रू चार्ज जो है क्लाउड से अर्थ तक पहुंचता है। तो एक बड़े शॉर्ट टाइम में, बहुत छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा चार्ज यदि आ रहा है अर्थ तक, यानी कि हैवी करंट फ्लो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और वही हीट आपको लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। तो वो प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। तो वहाँ तो ठीक है कि क्लाउड घूमता जा रहा है, चार्ज स्टोर करता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है और एक कंडीशन आती है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गई तो लाइटनिंग हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ इन दोनों गैप के बीच के एयर में एक ऐसा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हुआ जो उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा है? ये बात क्या आपने कभी सोचा तो नहीं। तो चलिए आज हम इसके बारे में सोचते हैं, आज हम इसके बारे में जानते हैं, आज इसके पीछे का पूरा थ्योरी समझते हैं। यही है आपका सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, तो हम जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ लेंगे तो फिर इस फिनोमेना को भी उसके हेल्प से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सेल्फ इंडक्शन पढ़ें, उसके बाद फिर इस फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करें कि गैप से क्यों स्पार्किंग निकली। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन? व्हेन करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट और ए कॉइल changes, when current flowing in a circuit or in a coil changes, an EMF induces in the coil. An EMF induces in the coil. This phenomena is called self-induction. यही आपका सेल्फ इंडक्शन है कि भाई हमने किसी सर्किट में EMF लगाया, करंट फ्लो हुई, अब उस करंट में हम चेंज ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, कोई भी आप चेंज लाते हो। तो जैसे आप चेंज लाते हैं एक और EMF उस सर्किट में इंड्यूस हो जाता है। आपने जो EMF लगाया है वो तो है, सेल लगाया, बैटरी लगाया, जो भी लगाया वो तो है, उसके अलावा एक EMF और इंड्यूस हुआ ड्यू टू दिस चेंज इन करंट। दैट EMF इज कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑफ दैट EMF इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। अपने में ही फ्लो होने वाली करंट में चेंज होने के कारण अपने में एक EMF को प्रोड्यूस कर लेना, यही है सेल्फ इंडक्शन। और ये जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है, इट आल्सो ओबेज लेंज लॉ। लेंज लॉ आपको मैंने बताया था, वो यहाँ पर भी ओबे होता है, यानी कारण का अपोज होता है। जिस कारण EMF प्रोड्यूस हो रहा है उसी कारण का वो अपोज करके देगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो कारण क्या है? करंट का बढ़ना उसका अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करके, यानी EMF ऐसा भी इंड्यूस होगा कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो ताकि करंट बढ़ ना पाए। लेकिन यदि करंट कम हो रहा है तो EMF ऐसा इंड्यूस होगा कि उसको कम भी नहीं होने देना चाहेगा वो। तो क्या करेगा? इस डायरेक्शन में वो EMF इंड्यूस होगा कि उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करे ताकि करंट कम ना हो, ताकि करंट कम ना हो। इस तरह से ये EMF इंड्यूस होता है और उसी डायरेक्शन में करंट बनाए रखता है, ठीक। तो ये आपका सेल्फ इंडक्शन। Whenever current flowing in a coil or circuit changes and EMF induces in it, this phenomena is called सेल्फ इंडक्शन। यही आपका सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये डेफिनेशन एक लाइन की जो मैंने बोली है आप लिख लोगे, मेरे को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हेनेवर करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल और सर्किट चेंजेस एन EMF इंड्यूसेस इन इट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। दिस करंट ऑलवेज ओबेज लेंज लॉ, means it opposes the cause which produces it, ठीक है।
अब देखिए कि एक कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उस कॉइल से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होते हैं। कितना, ये डिपेंड करेगा करंट पर। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो बात समझ में आ रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स linked to a coil phi b is directly proportional to current flowing in the coil। क्योंकि जितने ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगे कॉइल से। तो phi b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड देयरफॉर phi b इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू I। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको कि हमने L सेलेक्ट किया हुआ है, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। हियर L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इसको हम कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, या कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। तो L किसके बराबर मिल रहा है, द phi b अपॉन I, phi b अपॉन I। तो यहाँ से हम इसका यूनिट बना सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट तो मालूम है वेबर, करंट का मालूम है एम्पियर, तो क्या यूनिट बना, तो यूनिट ऑफ L हमको मिल रहा है वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और इसको हमने नाम दिया है हेनरी, जिसको कि कैपिटल S से दिखाते हैं, हेनरी या H से इसको मेजर करते हैं। ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, तो सिंस फाई इज इक्वल टू L इंटू I है, तो डी फाई बाई डी टी, फाई बी, तो डी फाई बी बाई डी टी बराबर होगा L, तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हमने एज्यूम किया हुआ है, तो क्या चेंज हो रहा है, डी आई बाई डी टी। अब सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे कहते हैं E बराबर होता है माइनस डी फाई बी बी डी टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, एंड देन वी हैव E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या कहता है ये इक्वेशन, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द सर्किट एन ईएमएफ इंड्यूसेस इन द सर्किट। और नेगेटिव साइन का क्या आता है, क्या कहता है, दिस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन करंट। ये ईएमएफ जो है करंट में जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने भी नहीं देगा, उसका अपोज करेगा। अब बढ़ते हुए करंट का अपोज कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करके। घटते हुए करंट का अपोज कैसे होता है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करके। तो ईएमएफ इसी के अकॉर्डिंगली इंड्यूस होता है कि वो बढ़ते हुए करंट के अपोजिट करंट बना सके या घटते हुए करंट की डायरेक्शन में करंट बहा सके। तो ये इक्वेशन कह रहा है कि जब भी करंट में चेंज आएगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ दैट इज द सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्शन से जो ईएमएफ आएगा वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। क्या क्या, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कि करंट किस रेट से चेंज हो रहा है, ये जितना ज़्यादा होगा ईएमएफ उतना ही ज़्यादा। और दूसरा होगा वैल्यू ऑफ एल पर, कि एल यदि हाई है तो ई आपको ज़्यादा मिलेगा, एल यदि लो है तो ई आपको कम मिलेगा। अब एल किन किन बातों पर डिपेंड करता है हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब अपने पहले वाला एग्जाम्पल जो शुरू मैंने दिया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे आपने स्विच ऑफ किया, जैसे आपने स्विच ऑफ किया सर्किट में बहने वाली करंट अचानक से जीरो हो गई।
अचानक से जीरो हो गई। कितने टाइम में? इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। जीरो से जैसे आपने स्विच ऑफ किया तुरंत करंट मैक्सिमम से जीरो हो गया। बहुत थोड़ा समय लिया आपने, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड। और यदि ये माइक्रो सेकंड में आ रहा है, ये माइक्रो सेकंड में आ रहा है तो ईएमएफ तो बहुत हाई होगा, बहुत हाई। और जो बहुत हाई ईएमएफ वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ दोनों गैप के बीच में, ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम है ना, यहाँ पर ई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, मैं ई ले रहा हूँ फील्ड के लिए। तो फील्ड होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या हुआ? उस स्विच के दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और डेल्टा आर क्या है? उस स्विच के दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो स्विच के दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये भी बहुत छोटा ही होता है। स्विच की साइज़ आप देख लीजिए अपने घर में जो लगा हुआ है, उस पूरे स्विच के साइज़ से छोटा ही होगा एयर गैप, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये डेल्टा आर बहुत कम है, लेकिन डेल्टा भी, ये यहाँ पर ई हमने लिया है, वो डेल्टा भी ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, ये बहुत हाई है। तो न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा, डिनोमिनेटर बहुत कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, बहुत हाई होगी। आपका जो एयर है उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, यानी 2 लाख वोल्ट पर मीटर का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर में। इससे यदि फील्ड कम है तो एयर आपका इंसुलेटर रहेगा, इससे फील्ड यदि ज़्यादा है तो एयर कंडक्टर बन जाएगा। तो एयर गैप के बीच में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा। तो एयर गैप क्या बन गया? कंडक्टर। और कंडक्टर बन गया तो एक करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पर ईएमएफ बहुत ज़्यादा है तो करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। हैवी करंट फ्लो होता है एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, एक बहुत हैवी करंट उस एयर गैप में होकर के फ्लो हो रही है, तो करंट बहुत ज़्यादा और एयर गैप का रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जो पावर जनरेट होता है I²R, अब I भी बहुत ज़्यादा है, R भी बहुत ज़्यादा है, तो पावर भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। कौन सा पावर? थर्मल पावर, हीट, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। और वही हीट जो प्रोड्यूस हुआ उस एयर गैप में, वही स्पार्किंग के रूप में बाहर आता है। और इसीलिए हम जैसे स्विच ऑफ करते हैं वहाँ पे एक स्पार्किंग निकलती है। तो किसके कारण निकल रही है? अब तो समझ में आ गया, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। और इसीलिए ये जो गैस कंपनियां हैं, इंडेन है, भारत गैस है, आपका रसोई में जो गैस सप्लाई करते हैं, ये कंपनियां कुछ सेफ्टी पॉइंट आपको बताते हैं कि इस गैस को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सेफ्टी एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आप उसको पूरा स्टडी करें तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। यदि सिलेंडर से गैस लीक हो रहा है, मान लो लीक हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, लीक हो रहा है, आपको कमरे में गैस की स्मेल आ रही है, तो डोंट टच एनी स्विच इन द रूम। रूम में किसी भी स्विच को आप टच मत कीजिए। ट्यूबलाइट जल रहा है तो जलने दीजिए, उसको ऑफ़ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जैसे उसको आप ऑफ़ करने की कोशिश करेंगे, ऑफ़ करेंगे, वो स्पार्किंग निकलेगा। और यदि कमरे के भीतर गैस ज़्यादा मात्रा में हुई तो वो गैस उस स्पार्किंग से बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा और आपके घर में एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए स्विच को टच न करने की बात वो करते हैं। तो इसमें भी कारण क्या रहा है? सेल्फ इंडक्शन। तो प्यारे बच्चों, ये था सेल्फ इंडक्शन। मैंने कहा कि L जो है ये कॉइल के लिए कांस्टेंट है। अब वो कॉइल आपका प्लेन कॉइल हो सकता है, आपने तार का एक गुच्छा बना लिया है प्लेन कॉइल, या फिर आपके पास वो कॉइल सोलेनॉइड के फॉर्म में हो सकता है, सोलेनॉइड जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो यदि हमारा कॉइल प्लेन कॉइल है या हमारा कॉइल सोलेनॉइडल फॉर्म में है, तो उनके लिए L की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे, सीखेंगे। तो बच्चों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले यदि इस चैनल के टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा नए अपलोड का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।